Hello students, welcome to Pradyuman English classes. I am Pradyuman Kumar and today I am going to teach you a very important chapter of English grammar, that is tense. आज हम लोग ग्रामर के सबसे खूबसूरत चैप्टर टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। टेंस के बारे में मैं आपको बस इतना बता दूं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर की जान है। टेंस के बगैर इंग्लिश ग्रामर की कल्पना नहीं की जा सकती और टेंस को हम लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं और कई बार भूलते हैं। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चों में इसको लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि टेंस को कैसे पहचानें या फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे बनाएं। बेसिकली टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको सिंबल के आधार पर पढ़ते हैं। किताब में भी वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें हर एक टेंस का कुछ पहचान दिया हुआ है और वही पहचान बच्चे पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। लेकिन सिर्फ सिंबल के माध्यम से टेंस की पूरी जानकारी नहीं हो सकती। टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि अगर ग्रामर में आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, खास करके अगर हम लोग बेसिक ग्रामर की बात करें, कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो और आपको टेंस की नॉलेज नहीं तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप वॉइस सीखना चाहें, नरेशन सीखना चाहें, डिग्री सीखना चाहें, तो ये सारे जो ग्रामर्स हैं ये सारे तब आते हैं जब इनके पहले टेंस आता है। आप एक बार टेंस पे आपको कमांड हो जाता है तो फिर अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सब कुछ आसान हो जाता है। आज टेंस का पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो मैं आपको दूंगा और आप यकीन मानिए ये पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपको टेंस में कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। 3 तरह के टेंस होते हैं, ये आप भी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के 4 प्रकार होते हैं। कुल नंबर ऑफ टेंस की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ टेंस की बात करें तो वो 12 होता है और मुख्य रूप से टेंस की बात करें तो वो 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, टेंस में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी टेंस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो शायद समझते होंगे कि टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ होता है तो वो होता है वर्ब। अगर आपको वर्ब समझ में आ गया तो समझिए कि आपको टेंस समझ में आ गया। पूरे टेंस में वर्ब के फॉर्म को ही अलग अलग रूप में हम लोग पढ़ते हैं। हर एक टेंस में क्रिया अपने अलग अलग रूप में होती है और एक 3 बेसिक पहचान होता है कि प्रेजेंट के जो 4 प्रकार होते हैं सबके अंत में एक पहचान है कि वो है लगा होता है। पास्ट का जो 4 प्रकार होता है उसमें था, थी, थे लगा होता है। फ्यूचर में गा, की, गे लगा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप याद रखिएगा कि टेंस को जब भी पहचानना हो तो टेंस को हम लोग सबसे लास्ट से पहचानते हैं। पहले तो पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है और तब उसमें जो क्रिया है किस रूप में है, वर्ब की क्या स्थिति है, तो स्थिति के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लोग देते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट के प्रकार की बात करूं तो प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस चारों टेंस में वर्ब जो है उसकी स्थिति बदलती है और जैसे जैसे वर्ब की स्थिति बदलेगी वैसे वैसे टेंस का नाम बदलता है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आप एक बार इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट में मैंने लिखा है कि हिंदी का ऐसा गा के गी वाला वाक्य जिसके पढ़ने से किसी निश्चित प्लान या निश्चित प्रोग्राम कर रहे हो। अब आप सोचेंगे कि गागेगी तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ते हैं, तो ये प्रेजेंट में कैसे आगेगा? तो आपको बता दें कि भविष्य में होने वाली ऐसी कोई भी क्रिया
भविष्य में घटने वाली ऐसी कोई भी क्रिया जो फिक्स हो, जो प्री प्लान हो, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे सेंटेंस को दरअसल सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। आपको पता होगा जैसे किसी रेलवे की टाइमिंग होती है, ट्रेन की टाइमिंग होती है, फ्लाइट की टाइमिंग होती है, तो ये फिक्स होता है। अब कोई ट्रेन अगर कहीं से खुलती है तो ऐसा नहीं कि हर रोज उसका टाइम बदलता है कि आज अगर 10 बजे खुल गया तो कल 11 बजे खुलेगा और परसों 12 बजे खुलेगा, उसकी टाइम फिक्स होती है। अब मैं एक क्वेश्चन कहूँ कि कल सत्क्रांति एक्सप्रेस मोतिहारी से सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, ये क्वेश्चन है, और मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये कौन टेंस है। तो जो लोग इस नियम को नहीं जानते हैं वो देखेंगे कि इसमें आगे की लगा हुआ है कि ये फ्यूचर में बनेगा, नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता और किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए यह जो सेंटेंस है नियमतः ग्रामर के नियम के हिसाब से यह किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। क्योंकि आज ये टेंस का फर्स्ट क्लास है तो टेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको जानना जरूरी है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं जानेंगे टेंस को समझना मुश्किल होगा। अब अगला कहीं क्वेश्चन आया है कि परसों प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जाएंगे तो उनके जाने के पहले एक प्लान बनता है, ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। आप याद रखेंगे कि ऐसी कोई भी क्रिया भविष्य में होने वाली, वैसी कोई भी क्रिया जो फिक्स्ड हो, जिसका प्रोग्राम बन चुका हो, निश्चित प्लान हो, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जाम्पल्स हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल आपको समझा दें। दूसरा मैंने लिखा है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि वैसा सत्य जो पूरी दुनिया में, मतलब जिसको कहीं पे भी काटा नहीं जा सके। क्वेश्चन आता है कि सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है, ये क्या सिर्फ इंडिया में उगता है? विश्व के जितने देश हैं हर देश में सूरज पूरब में ही उगता है। 2 और 2 4 होते हैं, सब जगह होते हैं। मनुष्य मरणशील प्राणी है, मैन इज मोर्टल, हर देश के लोग मरते हैं। तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्या इराक में डूब जाता है? बिल्कुल ऊपर तैरता है। ये ऐसी चीजें हैं, इनको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। तीसरा मैंने लिखा है कि कोई भी डेली रूटीन जो हमारा हर दिन का काम होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। चौथा हमने लिखा है कि लाइव क्रिकेट कमेंट्री, याद रखिएगा, जिस समय क्रिकेट हो रही हो और उस समय हम कमेंट्री करें तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब आता है ये बारी सिंबल की, सिंबल जो किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अधिकतर लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आज से आप इतना जान लीजिए ये सारा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब आती है बारी की अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन हो तो उसको बनाएंगे कैसे, तो उसका स्ट्रक्चर आप गौर करें। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अच्छा, टेंस की बात हो रही है, इसमें हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाएंगे, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के बनने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होता है। जी हाँ, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। इस तीनों को मिला करके ही किसी कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। अब इस टेंस में हमने ये पढ़ा कि इसमें V1 या V5 होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वर्ब के बारे में, हालांकि वर्ब को तो डिटेल में बताना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी चीज़ें मैं आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अभी समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी मेन वर्ब की
अब यहाँ पर वर्ब के दो एग्जाम्पल्स होते हैं। पहला हमारा होता है एक मेन वर्ब और दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, वर्ब की एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो दो एग्जाम्पल्स, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि मेन वर्ब का एक और नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। अब आते हैं कि मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो मेन वर्ब की एक पहचान होती है कि जिसके हिंदी मीनिंग में उसके अंत में ना लगा हो। जिस वर्ब के हिंदी अर्थ के अंत में ना लगा हो वह वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। और ऐसे वर्ब को गिनना, काउंट करना ये पॉसिबल नहीं है। ये जो है इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, जैसे उठना ना लगा है, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, जाना, खाना, पीना। अब देखिए पटना, पटना में भी ना आया तो आप ऐसा न सोचें कि इसमें ना आ गया तो भी मेन वर्ब हो गया। पटना जगह का नाम है, जगह का नाम नाउन होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी चीज में ना लग जाए तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, नहीं। वर्ब का मतलब आप समझते हैं जो एक्शन हो, जो किसी क्रिया का बोध कराता हो, किसी काम के होने या करने के बारे में बताता हो, वो वर्ब होता है। और उसके बारे में मैं बात करूँ कि जिसके अंत में ना लगा होता है वो मेन वर्ब होता है। अब आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहें, इसके दो प्रकार हैं। पहला है हमारा मॉडल और दूसरा है प्राइमरी। मॉडल की संख्या 12 होती है, प्राइमरी की संख्या 11 होती है। हालांकि अगर आप ग्रामर की किताब में देखेंगे तो आपको 24 मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक वर्ब होता था यूज्ड टू, अभी उसको हेल्पिंग वर्ब से अलग कर दिया गया है। तो कुल हेल्पिंग वर्ब की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो 23 बताएंगे। अब थोड़ा सा चूंकि हमको यहाँ पर मेन वर्ब का जरूरत है, इसलिए मेन वर्ब के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरे टेंस में हमको वर्ब के बारे में, वर्ब के फॉर्म के बारे में पढ़ना है और समझना है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि वर्ब के फॉर्म होते कितने हैं। तो 5 फॉर्म होते हैं और यही पांचों फॉर्म उस 12 टेंस में अलग अलग टेंस में आते हैं। 5 फॉर्म बनता कैसे है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमने लिया गो, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, चौथा इसका होगा गोइंग और पांचवा होगा गोज। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि V4 और V5 बनाना आसान है। किसी भी वर्ब में अगर, किसी भी मेन वर्ब में अगर आप क्या जोड़ दें, ING जोड़ देंगे तो वो V4 बन जाएगा, और उसमें अगर S या ES जोड़ देंगे तो वो V5 बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ES कब लगेगा, जब किसी वर्ब का अंत ओ से हो। जब किसी वर्ब का अंत ओ से हो तो उसमें ES लगाएंगे, बाकी सब जगह क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो चूंकि ये गो है इसलिए इसमें क्या लगेगा, ES लगेगा। तो देखिए गोइंग V4 हो गया, गोज V5 हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद क्या करना है आपको, V1, V2 और V3। ये ग्रामर की किताब में ये वर्ब फॉर्म्स दिए होते हैं, और टेंस को पढ़ने और समझने के लिए आपके पास कुछ वर्ब फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप वर्ब का रूप नहीं जानते हैं तो आप टेंस नहीं बना सकते। तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप ग्रामर की किताब से वर्ब फॉर्म को याद करें, और 3 ही याद करना है आपको, V1, V2 और V3। अब चूंकि इस टेंस में हमको 2 फॉर्म चाहिए, एक चाहिए हमारा V1 और दूसरा चाहिए V5। तो दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए V1 जो होता है यह प्लूरल होता है, याद रखिए V1 हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब आप समझते हैं कि जिसकी संख्या 1 से अधिक हो, और V5 जो है वो सिंगुलर होता है। V5 क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैंने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मैंने थोड़ा सा वर्ब के बारे में बताया था कि चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। वो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जिस वर्ब के अंत में भी एस लगा हो, याद रखिए
जिस वर्ब के भी अंत में एस लगा हो वो वर्ब सिंगुलर होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। अब जैसे मैं बात करूँ इज और आर की, देखिए इज है और आर है, और पूछता है कि इसमें सिंगुलर कौन है, देख लेना है कि किसमें एस लगा है, एस लगा है इज में, इज सिंगुलर हो गया। वाज और वेयर क्या है, वाज और वेयर में बताइए कौन सिंगुलर है, किसमें एस लगा है, वाज में, वाज सिंगुलर हो गया। डू और डज में पूछता है कि कौन सिंगुलर है, कौन सिंगुलर होगा, डज होगा। हैज और हैव में सिंगुलर बताना है, क्या सिंगुलर होगा, हैज होगा। ये वर्ब को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। बस इतना याद रखना है कि किसी वर्ब के अंत में अगर एस लगा होगा तो वर्ब सिंगुलर। आइए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। अब आती है बारी किस टेंस में V5 का प्रयोग किसके साथ करें। तो इसके लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, एक है नंबर और दूसरा है पर्सन। नंबर और पर्सन को भी अगले क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि ये जो है 6 चीज है, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई एक नाम, ये दरअसल उनको थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर कहा जाता है। याद रखिएगा ये आपको हर टेंस में आएगा, इसलिए खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ये है 6 चीज, ही, शी, इट, दिस, दैट और वन नेम या कोई एक नाम, इन्हें ग्रामर की भाषा में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं और इनके साथ इस टेंस में V5 का प्रयोग होगा, बाकी सब जगह V1 आना है। उम्मीद है कि आप वर्ब के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आइए आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। मेन है आपको टेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सके, सॉल्व कर सके। आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि राम कॉलेज जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में शुरू में आता है, वर्ब सबसे लास्ट में आता है और वर्ब के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट होता है। और आपको इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया उसको बोलते हैं जो किसी काम को यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वो सब्जेक्ट से होती है, लास्ट में वर्ब होगा। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया और इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, वर्ब का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि उसको कर्म बोलते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए आप, राम कॉलेज जाता है, राम इसमें सब्जेक्ट है, करता है ये, वर्ब इसमें जाना है। ये जाता ध्यान रखिए कि जाता किसी से बना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें मेन वर्ब क्या है तो मेन वर्ब आप क्या बताएंगे, जाना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की पहचान है कि इसमें ना लगा होता है। तो जाना से कौन कौन वर्ब बन सकता है, जाता, जाती, जाते, जा रहा, गया था, जा चुका है। ये सारी चीजें अगर आए आप पूछे कि मेन वर्ब क्या है तो मेन वर्ब हमारा होगा जाना। अब आते हैं इस पर कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, राम मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि V1 और V5 की, कि राम के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे। नियम मैंने बता दिया है कि अगर कोई एक नाम हो तो उसके साथ V5 लगता है, अर्थात जाने का मीनिंग गो होता है और गो का V5 क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो राम गोज हो गया। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट की। तो याद रखिएगा कि गो और कम के बाद जब भी किसी स्थान का नाम आता है तो उसके पहले टू लगता है। ये कॉलेज हमारा, इसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा। ये हमारा सेंटेंस बन गया, राम गोज टू पटना। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो होता है SOV के फॉर्म में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में। इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ये डिफरेंस याद रखिए। हिंदी का कोई भी सेंटेंस जो होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और जब उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या फॉर्मेट होता है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
अब आती है बारी की, ये तो हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ऐसा नहीं कि इसका जवाब आपको नहीं आता होगा। अब आते हैं कि अगर हमको बड़ा क्वेश्चन बनाना हो इस टेंस की मदद से तो कैसे बनाना। तो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बड़ा होता है वो होता है अदर वर्ड्स के ऊपर। जिस सेंटेंस में जितना अदर वर्ड्स लगा होगा वो सेंटेंस उतना ही बड़ा होता है। अच्छा, मैं इसका एक और नाम आपको बताता हूँ, इसको हम लोग एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप अदर वर्ड्स लिखें चाहे आप एक्सटेंशन लिखें, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। एक्सटेंड माने बढ़ाना, विस्तार करना, एक्सटेंशन माने विस्तार। अब नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि राम बस से पढ़ने के लिए मोहन के साथ कॉलेज आता है। सपोज कीजिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो 2-4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो और कहा जाए कि आप बनाएं। अब आते हैं हम लोग इस मेन टॉपिक पे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले 3 चीजें निकाल लेनी है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। और तीनों को निकालने के बाद जो बच जाता है वो आपका हो गया अदर वर्ड्स, या उसको हमने एक्सटेंशन का नाम दिया, उसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो वो एक्सटेंशन हो, और एक्सटेंशन जो है वो आपकी संपत्ति है। संपत्ति इन द सेंस कि आप उसको जहां चाहें किसी को आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसमें गलती नहीं हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कब लगाना है उसको, वो लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना है। अब फिलहाल देखिए आप, इस क्वेश्चन में मैंने दिया कि राम बस से पढ़ने के लिए मोहन के साथ कॉलेज आता है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या होगा, राम। क्या मोहन इसमें सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करे, जो करता हो। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। मोहन तो इसके साथ जाता है, मोहन अदर वर्ड्स है, मोहन एक्सटेंशन है। मोहन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर मोहन भी एक नाम है तो मोहन क्या सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। मोहन एक्सटेंशन है, मोहन अदर वर्ड्स है। मोहन किसका साथ दे रहा है, राम का साथ दे रहा है। काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और जो काम करे वही सब्जेक्ट है। अब देखिए, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब कहाँ होता है, सबसे लास्ट में। ये देखिए वर्ब रहा आपका जाता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ जाता है, जाने का प्रभाव कहाँ पड़ा, कॉलेज में। तो ये कॉलेज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आती है बारी एक्सटेंशन की। तो पहला एक्सटेंशन हमारा हो गया बस से, दूसरा हो गया पढ़ने के लिए, और तीसरा हो गया मोहन के साथ। तो करेंगे क्या इस सेंटेंस को बनाने के लिए, या इस तरह के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कि पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहले हमने लगाया राम, फिर लगाया गोज, फिर लगाया टू कॉलेज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आती है बारी एक्सटेंशन की। अब ये देखिए, बस से किसी भी जहाँ पे सवारी का बोध होता है वहाँ प्रीपोजिशन हम लोग बाय लगाते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, जो भी हो। तो ये हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय बस। पढ़ने के लिए, पढ़ना वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब है, बताएंगे आपको इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर लगाएंगे टू रीड। फॉर रीड नहीं होगा, गलती से भी आप फॉर रीड नहीं करेंगे। टू रीड क्यों होगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मोहन के साथ, साथ का मीनिंग होता है विथ मोहन। तो आप चाहे पहले बस से लिखे, चाहे पढ़ने के लिए लिखे, चाहे मोहन के साथ लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉलेज के बाद आप लिख सकते हैं बाय बस टू रीड विथ मोहन। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू रीड, पहले लिख दिया टू रीड विथ मोहन बाय बस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे जवाब सही हैं। तो ये थे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद होगा कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस पर एक इसका प्रैक्टिस वर्क रखेंगे हम, क्योंकि आज नहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपसे बनवाने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप घर पे भी किताब खोल के सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ट्रांसलेशन हो या क्वेश्चन हो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे 100% बन जाएगा। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और याद रखिएगा टेंस पर रिलेटेड, हर एक टेंस से रिलेटेड
अलग अलग मैं वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।